पॉइंट नंबर 1, गवर्नमेंट लाइज एंड ग्राउंड रियलिटी। एक वॉर के दौरान ग्राउंड पे क्या हो रहा होता है और सरकार अपनी जनता को क्या बता रही होती है, इसमें जनरली बहुत गैप होता है। और ये चीज़ वियतनाम वॉर ने बहुत अच्छे से दिखाई। 1964 में घटना हुई थी जिसको गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट कहते हैं। इसमें 2-3 टॉर्पीडो बोट्स थी नॉर्थ वियतनाम की, उन्होंने यूएस नेवी की शिप्स पे हमला किया था। उसके तुरंत बाद यूएस शिप्स ने जवाब भी दिया था। पर इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट जॉनसन और उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रॉबर्ट मैकनमारा, इन्होंने जनता के सामने ये बोलना शुरू किया कि हम पे हमारी शिप्स के ऊपर एक अनप्रोवोक्ड अटैक किया गया और अब हम रिटेलिएट करेंगे। इसके कुछ टाइम के बाद अभी 2 यूएस शिप्स गल्फ ऑफ टोंकिन के रीजन में थी और उनके रेडियो ऑपरेटर्स ने ये रिपोर्ट किया कि शायद हम पे हमला हो गया है। अब सोच के देखिए कितनी वियर्ड बात है। जिस हमले की वो बात कर रहे थे उसकी कंफर्मेशन नहीं मिली थी, मतलब ये कंफर्म नहीं था कि हमला हुआ है कि नहीं, पर यही शायद वाली रिपोर्ट ऊपर ऊपर तक जाती रही और अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि शायद हमला हुआ है। इन्होंने एक बार पहले पे हमला किया ही है, तो हमला किया ही है। और इस बात को लेके जॉनसन जनता के सामने आ गए। उन्होंने एक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी शिप्स के ऊपर नॉर्थ वियतनामीज नेवी ने हमला किया। और कितनी दुखद और कितनी अजीब बात है कि वो हमला हुआ नहीं था। तो आप देखिए ग्राउंड पे क्या हो रहा होता है और सरकार जनता को क्या बता रही होती है, इसमें कितना फर्क होता है जब कोई बड़ी लड़ाई चल रही होती है। तो जॉनसन ने जनता को बार बार कहा कि हम अपने सोल्जर्स को भेज के जल्दी से जल्दी वियतनाम में जीत हासिल करेंगे, पर वो जानते थे कि मिलिट्री के स्टैंड पॉइंट से वियतनाम में जीत मिलना इम्पॉसिबल है। ये जानते हुए भी वो ट्रूप्स को भेजे जा रहे थे। 1967 में अमेरिकन लीडरशिप और उनकी आर्मी की लीडरशिप ने भी कह दिया था कि हमने नॉर्थ वियतनाम को इतना कमजोर कर दिया है कि अब वो कोई बड़ा अटैक हम पे नहीं कर सकते। पर उसके कुछ ही टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद 1968 के जनवरी के महीने में नॉर्थ वियतनाम ने एक मेजर ऑफेंसिव लॉन्च किया, टेट ऑफेंसिव। और इस इंसिडेंट ने एक बार फिर से दिखाया कि सरकार जो कह रही है और ग्राउंड पे जो हो रहा है उसमें बहुत अंतर है। वियतनाम में जो हुआ वो तो अमेरिका का केस है, पर दुनिया का कोई भी देश होगा अगर किसी बड़े वॉर में उलझा हुआ है जो बहुत सालों तक चल रहा है, तो उस देश की सरकार को जो पता है वर्सेस जो वो जनता को बता रही है, इसमें बहुत डिफरेंस होगा। इसको हमेशा याद रखिए। पॉइंट नंबर 2, द फ्रीडम ऑफ मीडिया और प्रेस। वियतनाम वॉर बहुत सारे कारणों की वजह से एक अनोखा वॉर माना जाता है। इसको लोग बहुत स्टडी करते हैं और उसमें से एक कारण यह है कि यह पहला टेलीवाइज्ड वॉर था। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में जब सोल्जर्स फ्रंट पे लड़ाई करते थे तो उन लड़ाइयों के फोटोज या वीडियो क्लिप्स को जनरली आर्मी के ही फोटोग्राफर्स, उनके ही वीडियोग्राफर्स रिकॉर्ड करते थे और फिर उसको पूरी तरह रिव्यू किया जाता था कि ये सही है क्या। इतने सारे लोगों के रिव्यू करने के बाद, उनके चेक करने के बाद जब ये कंफर्म होता था, मतलब साइन करके कंफर्म होता था कि अब इस क्लिप में कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल चीज नहीं है, तब उस क्लिप को जनता को दिखाया जाता था। पर वियतनाम वॉर में ऐसा नहीं था। पूरे वॉर के दौरान 500 से ज्यादा अमेरिकन जर्नलिस्ट वियतनाम में थे और इसमें से बहुत सारे जर्नलिस्ट प्राइवेट नेटवर्क्स के थे, यानी ऐसे टीवी चैनल्स के जिनको सरकार कंट्रोल नहीं कर रही थी। अब ये जर्नलिस्ट वहां फोटो खींचते थे, वीडियो बनाते थे और उसको फिर जनता को दिखाया जा रहा था। अगर आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ 1967 तक ही अमेरिकन हाउस होल्ड में टीवी पे हर महीने लगभग 20 घंटे का वियतनाम वॉर का फुटेज चल रहा था और इसमें से ज्यादातर फुटेज वो था जो अनसेंसर्ड था, यानी उसको सरकारी अथॉरिटीज या कोई भी ऑफिशियल अथॉरिटी चेक करके रिव्यू नहीं कर रही थी। जैसा उन्होंने शूट किया ऑलमोस्ट वैसे ही वो जनता को दिखा रहे थे। और इस कारण से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ये हुआ कि जनता ने पहली बार देखा कि वॉर कितना ट्रैजिक और कितना भद्दा लगता है जब स्क्रीन पे देखते हैं। तो क्योंकि जनरली हम वर्ल्ड वॉर 2 की, वर्ल्ड वॉर 1 की डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, उसमें भी आपने नोटिस किया होगा जो क्लिप्स दिखाई पड़ती हैं उसमें जनरली बहुत सफरिंग नजर नहीं आएगी आपको। बॉम्ब्स फायर किए जा रहे हैं, मिसाइल्स चल रही हैं, सोल्जर्स मूव कर रहे हैं, टैंक्स, गाड़ियाँ चल रही हैं, ऐसे सैनिटाइज्ड क्लिप्स दिखाए जाते हैं। बट अगर उसमें ऐसे क्लिप्स दिखाए जाएं जहाँ पे लोग मरे हुए हैं, गोलियाँ चल रही हैं, ऐसे लोगों को मारा जा रहा है जिनका वॉर से कोई लेना देना नहीं है, ये सारी चीज़ें वॉर में होती हैं पर टीवी पे नहीं दिखाई जाती। पर वियतनाम वॉर में ऐसा हुआ था और इसी की वजह से अमेरिकन जनता पूरी हिल गई थी कि हमारे सोल्जर्स वियतनाम में जाके कर क्या रहे हैं। क्योंकि इतनी जो क्लिप्स दिखाई जा रही थी टीवी पे, उसमें से बहुत सारी क्लिप्स, बहुत सारी फोटोज ऐसी भी थी जिसमें अमेरिकन सोल्जर्स ही कुछ गलत काम कर रहे थे। वियतनाम वॉर का जो सबसे पहला और इनफैक्ट सबसे कुख्यात इंसिडेंट था शुरुआत के सालों में, वो ऐसा हुआ था कि एक सीबीएस के रिपोर्टर ने टीवी पे कुछ ऐसी क्लिप्स दिखा दी थी जिसमें यंग अमेरिकन सोल्जर्स साउथ वियतनाम के घरों में, गाँव के घरों में जाके उन घरों को जला रहे थे और सिविलियंस साइड में खड़े होकर चिल्ला रहे थे, वो मदद की गुहार कर रहे थे। इस क्लिप को जब जनता ने अपने घरों में देखा तो उनको शायद पहली बार यह बात एहसास हुई होगी कि हम जो सोच रहे हैं कि हमारे सोल्जर्स कितने महान हैं, कितना अच्छा काम करने गए, वो ये सब क्या कर रहे हैं वहाँ पे जाके। हमको ये बताया गया था कि हमारे सोल्जर्स उन लोगों की मदद करेंगे, पर ये तो उनके घर जला रहे हैं। और इसी रिपोर्ट के बाद जॉनसन ने फिर सीबीएस के सीईओ को कॉन्टैक्ट किया और कहा कि इस रिपोर्टर को तुरंत नौकरी से निकालो, पर तब तक डैमेज हो चुका था। पूरे वॉर के दौरान जर्नलिस्ट ने ऐसी ऐसी फोटोज
जनता के सामने रखी जिससे दिल दहल जाए। एक बहुत कुख्यात फोटो है जिसमें साउथ वियतनाम की आर्मी के एक बहुत सीनियर ऑफिसर वियतकॉन्ग के एक प्रिजनर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। किसी प्रिजनर को इस तरह से एग्जीक्यूट करना कानून के खिलाफ होता है, पर ये एक वियतकॉन्ग के प्रिजनर को, जो कि एक्चुअली बड़ा भी नहीं था, बच्चा ही लग रहा था देखने से, उसके सर पे गोली मार के उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और इसकी क्लिप एक्चुअली रिकॉर्ड हो गई थी। इत्तेफाक से वहां पे एक जर्नलिस्ट था, उसने इसका वीडियो बना लिया था और उसको भी जनता को दिखाया गया। फिर जब अमेरिकन बॉम्बर्स इतने बड़े बड़े एरिया पे बॉम्ब्स गिरा रहे थे, फिर वहां से लोग भागते थे, उनकी फोटोज हैं। भयानक फोटोज जनता ने देखी और इस वजह से जनता का परसेप्शन इस वॉर को लेके बढ़ता जा रहा था। अब यहाँ पे एक बहुत दिलचस्प पैराडॉक्स है। 60s में और 70s में हुआ था, यानी आज से लगभग 50 साल पहले। उस टाइम पे नॉर्मल जनता के हाथों में कैमरास नहीं होते थे जैसे आज होते हैं, और जर्नलिस्ट के पास ये सब था। तो वो जब वीडियो रिकॉर्ड करके अपने उन वीडियोस को, फोटोज को जनता के सामने रखते थे, तो जनरली उन वीडियोस और फोटोज को कोई फेक नहीं कहता था। पर आज का पैराडॉक्स देखिए, सबके पास कैमरा है, सबके पास ऐसे तरीके हैं जिससे वो वीडियो शूट कर सकते हैं। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमको सब पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, पर अब ये फेक वाला कॉन्सेप्ट आ गया, उसके ऊपर से एआई। तो अब पता ही नहीं चलता कि जो वीडियोस, जो फोटोज आप देख रहे हो वो सच है कि नहीं। आप कोई भी मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट उठा के देख लीजिए, चाहे आप यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट ले लीजिए, उसमें आपको दोनों साइड्स के फोटोज, वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पे एक साइड कह रही है कि दूसरी साइड ने उनके ऊपर बहुत एट्रोसिटीज की, सिविलियंस को परेशान किया, और दूसरी साइड कह रही है कि हम तो ये सब कर ही नहीं रहे, हम तो सिविलियंस की मदद कर रहे हैं। दोनों साइड्स के भर भर के आपको सबूत और फोटोज, वीडियो सब मिल जाएंगे, पर क्वेश्चन ये है कि आप भरोसा किस चीज पे करेंगे। तो कमाल यही है, पैराडॉक्स यही है कि पहले इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हमको लगता था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी तो हम बेहतर फैसले कर पाएंगे। अब हमारे पास दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, पर क्या अब हम बेहतर फैसले कर पा रहे हैं? क्या अब हम ज्यादा डिवाइडेड नहीं है? पॉइंट नंबर 3, हाउ अ वॉर डिवाइड्स अ नेशन। अगर आप आज गूगल पे जाके वियतनाम वॉर सर्च करिए और फिर इमेजेस में जाइए, आपको जितनी भी इमेज दिखेंगी इसमें से कुछ इमेजेस ऐसे होंगी जिसमें अमेरिका के अंदर वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि एंटी वॉर प्रोटेस्ट वियतनाम वॉर का एक इंटीग्रल पार्ट है। आप वियतनाम वॉर के बारे में बात ही नहीं कर सकते अगर आप प्रोटेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो ये सब देख के, ऐसी फोटोज देख के और इस सब के बारे में पढ़ के ऐसा लगता है कि पूरी अमेरिकन जनता इस वॉर के खिलाफ थी, पर अमेरिकन सरकार इस वॉर में उलझी हुई थी। ये सच नहीं है। अमेरिकन जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जो इस वॉर को सपोर्ट कर रहा था। जो लोग वॉर को सपोर्ट करते थे उनको हॉक्स कहते थे, और उनका कहना यह था कि हमारे इतने सारे बच्चे, हमारे इतने फौजी लड़ने के लिए वियतनाम में जा रहे हैं और बहुत सारे मारे जा रहे हैं, तो अगर हम बिना जीत हासिल किए वहां से वापस आ गए तो उन फौजियों की कुर्बानी बेमानी हो जाएगी, इसीलिए हमको अंत समय तक वियतनाम में लगे रहना चाहिए। जो दूसरा साइड था जो इस बात का विरोध कर रहा था, उनको डव्स कहते थे, और उनको पहले वो इस बात पे विरोध कर रहे थे कि हमको दूसरे देश में आके उलझना नहीं चाहिए, आइडियलिस्टिक एंगल से ये वॉर सही नहीं है। पर जब लोगों का ड्राफ्टिंग होने लगा, लोगों को भर भर के सिविलियंस को भर्ती करने लगे फौज में और फिर उनको वियतनाम में भेजने लगे, पर फिर जनता को ऐसा लगने लगा कि हमारे देश के जो अमीर लोग हैं उनके बच्चों को वॉर में नहीं भेजा जा रहा है, वो बच रहे हैं। जो ज्यादातर लोग वॉर में जा रहे हैं वो गरीब लोग हैं या फिर अफ्रीकन अमेरिकन हैं। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है? इस वजह से पहले जो वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे वो आइडियलिस्टिक एंगल से हो रहे थे कि ये वॉर सही नहीं है, ये नैतिक वॉर नहीं है, पर बाद में प्रोटेस्ट होने लगे थे अपने को बचाने के लिए कि हमारे देश में भेदभाव क्यों हो रहा है। तो इस वॉर के दौरान अमेरिका इन दो गुटों में बढ़ गया था, हॉक्स और डव्स, और अमेरिका की सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में ये दो गुट आपको नजर आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपका स्कूल हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपका वर्क प्लेस, चर्चेस, मंदिरों में, इनफैक्ट घर के अंदर भी, फैमिलीज के अंदर लोग बटे हुए थे। कुछ लोगों को लग रहा था कि वॉर सही है, कुछ लोगों को लग रहा था गलत है, और इसी वजह से इस वॉर को आज भी अमेरिका के अंदर एक बहुत भयंकर सपने की तरह याद किया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि जनता एक साथ एकजुट होकर वॉर के खिलाफ थी या जनता एक साथ वॉर को सपोर्ट कर रही थी। अगर ऐसा होता तो वियतनाम वॉर इतना लंबा चलता ही नहीं। 1968 में रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट बने थे, ये बोल के प्रेसिडेंट बने थे, जनता को वादा किया था कि जैसे ही प्रेसिडेंट बनेंगे तुरंत वॉर खत्म करेंगे और जल्दी से जल्दी सारे अमेरिकन को वापस लेके आएंगे। 4 साल हो गए, वो वॉर को खत्म नहीं कर पाए। फिर भी जब 1972 में इलेक्शंस हुए तो जनता ने उनको जिताया था। इससे क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी उन लोगों की थी जो इस वॉर को सपोर्ट कर रहे थे, और इसीलिए जब एंटी वॉर प्रोटेस्ट की संख्या बढ़ने लगी, जब बहुत लोग सड़कों पर उतरने लगे, तो फिर ऐसे लोग भी सड़कों पर उतरने लगे जो कि इन प्रोटेस्टर्स पे हमला कर रहे थे। तो लोगों में अब हिंसा होने लगी थी, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि वियतनाम वॉर ने अमेरिका को 2 हिस्सों में बांट दिया था, सिविल वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। पॉइंट नंबर 4, मिलिट्री स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ पब्लिक। जब 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था, तो एक साथ
पूरा अमेरिका जापान के खिलाफ हो गया था और सब इस बात को सपोर्ट कर रहे थे कि जापान पे हमला करना चाहिए। पूरी यूनिटी नजर आ रही थी। वियतनाम में ऐसा नहीं था, क्योंकि मीडिया लगातार जनता को दिखा रही थी कि हमारे सोल्जर्स वहां पे क्या कर रहे हैं, या फिर हमारी जो सरकार बता रही है उसमें और ग्राउंड रियलिटी में कितना फर्क है। ये सब कुछ जनता देख रही थी। तो जनता डिसइल्यूजन हो रही थी कि इस वॉर में हमको उलझना चाहिए भी कि नहीं। और इस जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा वियतनाम में गया था लड़ने के लिए। तो उन सोल्जर्स को अक्सर ऐसा लगता था कि हम यहाँ पे आके जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं उसका कोई तुक है, कोई इसका लॉजिक है, क्योंकि हमारे देश में इसके खिलाफ तो लोग भड़के हुए हैं। किसी भी देश की मिलिट्री की ताकत उसकी पब्लिक से आती है। अगर पब्लिक नाराज है, पब्लिक वॉर को बहुत अपोज कर रही है, तो मिलिट्री इफेक्टिवली अपना काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि मिलिट्री के अंदर सोल्जर्स का मोरल डाउन होगा। एंटी वॉर प्रोटेस्ट हो रहे थे, फिर मार्टिन लूथर किंग को मार दिया गया था और उनको मारा था किसी वाइट आदमी ने। तो उस इंसिडेंट की वजह से अब वियतनाम के अंदर जो अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स थे उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे खिलाफ रेशियल भेदभाव किया जा रहा है। इन सारे इंसिडेंट्स की वजह से मोरल ऐसा हो गया था कि बहुत बार अमेरिकन सोल्जर्स अपने ही ऑफिसर्स के ऊपर अटैक करते थे। 1971 में अमेरिका ने अपने सोल्जर्स पे एक स्टडी की और उसमें पाया गया कि वियतनाम में जिन्होंने सर्व किया था उन सारे सोल्जर्स में से 28% ऐसे सोल्जर्स थे जिन्होंने कभी ना कभी वियतनाम में आने के बाद कोई ना कोई ड्रग लिया था, कोकेन लिया था या हेरोइन लिया था। पूरे वॉर के दौरान 50,000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स ने डिजर्ट कर दिया था, यानी वो अपनी आर्मी को छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि उनको इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना था। ये सारे इंसिडेंट इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो सोल्जर्स देख रहे थे कि हमारी जनता इस वॉर को होल हार्टेडली सपोर्ट नहीं कर रही है। और ऐसी चीजें वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नहीं हुई थी। इसीलिए किसी भी देश की, चाहे वो सुपर पावर क्यों ना हो, चाहे वो बहुत छोटी कंट्री क्यों ना हो, उनकी मिलिट्री तभी ताकतवर होती है, तभी इफेक्टिव होती है जब सारी जनता एक साथ मिलकर उनको सपोर्ट करे। पॉइंट नंबर 5, वॉर क्राइम्स एंड एट्रोसिटीज ड्यूरिंग द वॉर। इस वॉर में बहुत सारे वॉर क्राइम्स हुए, पर दुख की बात यह है कि ये सिर्फ इस वॉर के बारे में नहीं था। अगर कोई भी वॉर बहुत लंबे समय तक चल रहा है तो जनरली दोनों देशों के लोगों में एक दुश्मनी की भावना पैदा हो ही जाती है, और फिर ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि वॉर क्राइम्स के इंसिडेंट्स ना हो। पर विडंबना ये थी कि अमेरिकन जर्नलिस्ट इतनी सारी फोटोज और वीडियोस क्लिक करके जनता को दिखा रहे थे, तो अमेरिकन जनता को नजर आ रहा था कि हमारे सोल्जर्स बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं, जो इनको नहीं करनी चाहिए। पर क्या इसका ये मतलब है कि नॉर्थ वियतनाम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, वो भी एट्रोसिटीज कर रहे थे, वो भी वॉर क्राइम्स कर रहे थे। एक और बहुत कुख्यात इंसिडेंट नॉर्थ वियतनाम में हुआ था। कई बार ऐसा होता था कि जो अमेरिकन पायलट्स जाके वियतनाम में बॉम्बिंग कर रहे थे उन पायलट्स को कैप्चर कर लिया जाता था। तो ऐसे पकड़े हुए पायलट्स को और कुछ प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लेके एक बार क्या हुआ, नॉर्थ वियतनाम की अथॉरिटीज ने इन सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एक परेड कराई उनके उस प्रिजनर की यूनिफॉर्म में, और आसपास जनता इकट्ठा हुई थी और लगातार अनाउंसमेंट हो रही थी लाउड स्पीकर पे कि ये वही लोग हैं जो हम पे बम गिरा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की ये हालत करके रखी है। तो इस परेड के दौरान हालत ये हो गई थी कि पहले तो जो आसपास की वियतनाम की जनता थी वो इनको गालियां दे रही थी, इन पे चिल्ला रही थी, पर धीरे धीरे ये क्राउड बेकाबू हो गया और इन्होंने इन प्रिजनर्स पे हमला करना शुरू कर दिया। वहां पे मारधाड़ शुरू हो गई थी और ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि ये जो इनकी परेड कराई जा रही है ये सारे प्रिजनर्स मार दिए जाएंगे, जनता इनको मार देगी। इन सब की फोटोज और वीडियोस जब अमेरिकन जनता ने देखी तो वो लोग भड़क गए। अमेरिकन लीडरशिप ने फिर अनाउंसमेंट किया था कि अगर ऐसी फिर से कोई परेड कराई गई, अगर ऐसा बर्ताव अमेरिकन प्रिजनर्स के साथ किया गया, तो याद रखिए हम पूरे वियतनाम को रेगिस्तान बना देंगे। इसके बाद नॉर्थ वियतनाम के सबसे फेमस लीडर हो ची मिन ने इस इंसिडेंट को लेके अपना दुख प्रकट किया था और कहा था कि प्रिजनर्स के साथ बेहतर सलूक होना चाहिए, और इस इंसिडेंट के बाद फिर कोई भी ऐसी परेड नहीं हुई। तो जब हम वॉर क्राइम्स की बात करते हैं तो इस बात को हमेशा याद रखिए, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी आर्मी हो, सारी आर्मीज टाइम आने पे वॉर क्राइम्स करती हैं, बट यही बात है कि किसका हमको पता चलता है, किसका हमको पता नहीं चलता। पॉइंट नंबर 6, एलाइज आर द बिगेस्ट गेम चेंजर्स। जब अमेरिका इस वॉर में उतरा था उस समय उनके पास दुनिया की सबसे मॉडर्न, सबसे पावरफुल मिलिट्री थी। आप कह सकते हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर भी था, पर फिर भी वो वियतनाम जैसे देश को, जिसके पास अगर इकोनॉमी की बात करें, मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें, तो यूएस के कंपैरिजन में 1/10 भी नहीं होगा, ऐसे देश को भी अमेरिकन हरा नहीं पाए। अब बहुत सारे लोग जो रोमांटिसाइज करते हैं वॉर को, वो ये कह सकते हैं कि नॉर्थ वियतनाम के सोल्जर्स में इतनी हिम्मत थी, इतनी बहादुरी थी कि उन्होंने अमेरिकन का सामना कर लिया। पर जब हम रियल फायर पावर, आर्टिलरी, तोपों की बात करते हैं तो सिर्फ हिम्मत से काम नहीं चलता, आपको भी फायर पावर चाहिए, और ये फायर पावर वियतनाम के पास नहीं थी। फिर भी वो अमेरिकन के सामने खड़े रहे क्योंकि नॉर्थ वियतनाम के पास 2 बड़े एलाइज का सपोर्ट था। एक था सोवियत यूनियन और एक था चाइना। ये दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज थे और इन दोनों कंट्रीज ने पूरे वॉर के दौरान लगातार नॉर्थ वियतनाम को बहुत सारे पैसे, मिलिट्री एड और सोल्जर्स भेजे। पहले सोवियत यूनियन को देखते हैं।
पूरे वॉर के दौरान इन्होंने नॉर्थ वियतनाम को लगभग 3 से 5 बिलियन डॉलर्स भेजे थे। ये ऐसे पैसे थे जो नॉर्थ वियतनाम को हेल्प कर रहे थे डायरेक्टली अमेरिका से लड़ाई करने के लिए। चाइना ने बहुत सारे ट्रूप्स, बहुत सारे सोल्जर्स नॉर्थ वियतनाम में भेजे थे। ये वो सोल्जर्स थे जो नॉर्थ वियतनाम की आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे, उनके सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे थे। तो चाहे ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थे, चाहे लॉजिस्टिक्स में थे। तो इससे हो ये रहा था कि इतने सारे एक्स्ट्रा सोल्जर्स मिलने की वजह से नॉर्थ वियतनाम के अपने जो सोल्जर्स थे वो लगातार हो ची मिन ट्रेल से नॉर्थ से साउथ में आ पा रहे थे और साउथ में अमेरिकन से लड़ रहे थे। तो चाइना की मैन पावर का डायरेक्टली नॉर्थ वियतनाम को फायदा हो रहा था। इसी वजह से नॉर्थ वियतनाम के पास मैन पावर की वो प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी जो अमेरिका को हो रही थी। तो जब भी अमेरिका में बैठे उनके जनरल्स प्रेसिडेंट से मांगते थे कि और ट्रूप चाहिए और फौजी चाहिए हम लोग को, तो अमेरिका में तो लोग बवाल करते थे, वहां पे प्रोटेस्ट होने लगते थे। तो एडिशनल सोल्जर्स भेजना अमेरिका के लिए मुश्किल था। पर नॉर्थ वियतनाम को मैन पावर से रिलेटेड ऐसे चैलेंजेस नहीं आ रहे थे। तो चाहे आप कितने भी बहादुर हो, कितना भी जज्बा हो अंदर आपके, अगर आपके एलाइज आपके साथ नहीं है तो आप किसी बड़ी जंग को नहीं जीत सकते। पॉइंट नंबर 7, द इल्यूजन ऑफ क्विक सॉल्यूशन टू कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। 1964 से लेकर 75 तक जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स एक एक करके पावर में आए, वो इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान लगातार ये कह रहे थे कि इस वॉर से वो जल्दी से जल्दी अमेरिकन को बाहर निकाल देंगे। इनफैक्ट रिचर्ड निक्सन जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में खड़े हो रहे थे तब उन्होंने कैंपेनिंग के दौरान कहा था कि उनके पास एक सीक्रेट फॉर्मूला है इस वॉर को तुरंत खत्म करने के लिए। पावर में आए, 4 साल पावर में रहे, वॉर खत्म नहीं कर पाए। उसके बाद फिर से जनता ने उनको जिताया था। निक्सन ने तो ये सीक्रेट प्लान की बात की थी, पर बाकी सारे लीडर्स जो जीते भी नहीं इलेक्शंस, वो भी ये कह रहे थे कि वॉर को खत्म करवा सकते हैं। तो इस बात से जनरली जनता को ये लग रहा था कि कोई बहुत आसान सॉल्यूशन है इस वॉर का जो हम नहीं ले पा रहे। तो बहुत बार अमेरिकन जनता ये कहती थी कि चाहे वियतनाम की लड़ाई हम जीते चाहे हारे, आप बस ये करो, अमेरिकन सोल्जर्स को वियतनाम से बाहर निकाल के अमेरिका में वापस ले आओ। ऐसे नेता जो अभी प्रेसिडेंट नहीं बने थे, कैंपेनिंग के दौरान वो ऐसी जनता को सपोर्ट करते थे। वो कहते थे कि अगर मैं पावर में आया तो मैं सारे अमेरिकन को वापस ले आऊंगा। पर अगर वो इलेक्शन जीत के आ गए पावर में, तो वही प्रेसिडेंट वो चीज नहीं कर पाता था। वो कहते थे कि नहीं, अभी सिचुएशन नहीं बनी है, नहीं अभी अगर हमने अभी खींच लिया तो हमारा जो इतना एफर्ट है वो वेस्ट हो जाएगा, साउथ वियतनाम कम्युनिस्ट के हाथ में चले जाएगा। अभी 2 दिन पहले तक आप कह रहे थे कि आप सोल्जर्स को निकाल के ले आओगे, अब आप कह रहे हो कि नहीं ये नहीं कर सकते। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है जो बहुत सालों से चल रही है और कोई नेता या कोई लीडर ऐसा कह रहा है कि अगर वो पावर में आ गए तो उसको फटाक से सॉल्व कर देंगे। तो इस बात को याद रखिए कि ऐसा नहीं हो सकता। इसका जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जो अभी आपको देखने में मिल रहा होगा वो है रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट। इसीलिए ये सिर्फ एक भ्रम होता है कि आप किसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को जो सालों से सॉल्व नहीं हुई है उसको आप चुटकी में सॉल्व कर देंगे। मैंने पूरे वियतनाम वॉर के ऊपर एक डिटेल्ड सीरीज बनाई है जिसमें बहुत सारे एपिसोड्स हैं। उस पूरी सीरीज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।